हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज़ भानु प्रताप। सो गाइस, जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ बनाई थी उसके अंदर मैंने सेक्शन 90 तक डिस्कस किया था सीआरपीसी का आपके साथ। तो आज मैं सेक्शन 91 करने जा रहा हूँ आपके साथ और हम 100 सेक्शन तक आज करेंगे और ये हमारा पार्ट नंबर 16 है। तो अगर अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं देखा है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ पे आपको लेबर लॉ की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, सीआरपीसी के 16 वीडियोस की लिंक मिल जाएगी, लेबर लॉ की इवन मेरी 60+ वीडियोस हैं जो कि आपके यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम, एलएलबी के एग्जाम्स, नेट के एग्जाम्स के लिए या फिर एमबीए एचआर के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। मैंने 12 से ज़्यादा कानूनों को कंप्लीट इंटायर कवरेज करा रखी है, ये नहीं कि एक पार्ट दो पार्ट। और अगर आप मेरी चैनल की कोई वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है कि वो एक ही वीडियो है क्या मेरे चैनल पे, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको करना क्या है कि आप मेरे चैनल के लोगो पे क्लिक कर सकते हैं, वहां से आप टॉप पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन दिखेगा आपको राइट हैंड साइड में। प्लेलिस्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपको मेरे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा वाइड कवरेज ऑफ कंटेंट मिल जाएगा। तो अब हम काम शुरू करते हैं सेक्शन 91 से। आज सेक्शन 91 बात करता है समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट या फिर कोई आर्टिकल, या तो कोई डॉक्यूमेंट या तो कोई आर्टिकल। अगर मान लीजिए कोर्ट को या फिर ऑफिसर इंचार्ज को या फिर ऑफिसर इंचार्ज को ये लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई आर्टिकल की प्रोडक्शन से इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन में मदद होगी या उसकी रिक्वायरमेंट है, मतलब किसी डॉक्यूमेंट को मंगाना है, तो उस केस में कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, एक समन इशू करेगा कि भैया आप 91 का समन इशू करेगा और बोलेगा कि आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये या कोई आर्टिकल है इसको कोर्ट में पेश कीजिए, इसको कोर्ट में लेके आइए, जिस भी व्यक्ति के पास वो चीज़ होगी। दूसरी चीज़, अगर कोई व्यक्ति उसको कोर्ट में पेश कर देता है, अगर वो कोई व्यक्ति उस रिक्वायरमेंट के साथ कंप्लाई कर जाता है, तो हम ये मानेंगे कि उसने कंप्लाई कर लिया कंप्लीट, उसके लिए उसको पर्सनली अटेंड होने की जरूरत नहीं है। मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ। लेट सपोज मजिस्ट्रेट ने कहा कि वसीयत आपको अगले डेट पे लेके आनी है। जो विल होती है ना, विल का कोई डिस्प्यूट था और उसमें जो वसीयत एक इंपॉर्टेंट एविडेंस था, कोर्ट को लगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, तो कोर्ट ने बोला ठीक है अगली डेट में वसीयत लेके आना। तो अगर जिस बंदे को ऑर्डर दिया गया वसीयत लाने के लिए, अगर वो अपना वो जाके वसीयत कोर्ट में पहुंचवा देता है और अगर वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं भी है, अगर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट उसने करा दिया, तो उस केस में उसकी पर्सनल अटेंडेंस का कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई ऐसा इशू नहीं होगा मजिस्ट्रेट के सामने। दूसरी बात, ये वाला जो सेक्शन 91 है ना, ये आपका सेक्शन 123 और 124 पे अप्लाई नहीं होता एविडेंस एक्ट के। क्यों नहीं होता वो बता देता हूं मैं। क्योंकि ये आपके ऑफिशियल सीक्रेट के रिगार्डिंग है। ऑफिशियल सीक्रेट के रिगार्डिंग कोर्ट के जो एक कानून बनाया गया, ये कुछ ऐसे हमारे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते, इसी वजह से ये वाला कानून हमें उसके ऊपर जो 91 है, 91 इन पे अप्लाई नहीं होता। इसके अलावा ये बैंकर्स बुक एविडेंस पे एक्ट पे भी अप्लाई नहीं होता, बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट पे भी अप्लाई नहीं होता। दूसरा, ये लेटर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम अथॉरिटी पे भी अप्लाई नहीं होता। हालांकि उसका प्रोसीजर अभी मैं 92 में बताऊंगा कि 92 में अप्लाई हो सकता है उन पे भी, मगर ये जनरली जो 91 के अंदर जो चीज़ मैंने लिखी है, जो 91 में मैंने आपको रिक्वायरमेंट बताई है, ये ऐसी जनरल रिक्वायरमेंट इन पे अप्लाई नहीं होता। ये चीज़ आप ध्यान रखना। हालांकि मैं 92 में आपको अभी एक प्रोविजन बताऊंगा जिसमें ये अप्लाई होगा, मगर 91 के जनरल रूलिंग की अगर मैं बात करूं, जनरल एप्लीकेशन की बात करूं, तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये था आपका सेक्शन 91। क्या कहता था सेक्शन 91? कि अगर कोर्ट को या फिर ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई आर्टिकल को कोर्ट में लाना रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है, या फिर उससे हेल्प हो सकती है इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर, तो कोर्ट उस केस में वो चीज ऑर्डर कर सकता है, समन एक दे सकता है, एक समन इशू कर देगा और वहां पे वो चीज प्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिस भी व्यक्ति के पोजीशन में या जिस भी व्यक्ति के पावर में वो डॉक्यूमेंट या फिर वो आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो वो लाके प्रेजेंट करा देगा या किसी के द्वारा भिजवा देगा। अब आते हैं 92 पे। सेक्शन 92 देखिए, अब ये बात करता है वो जो लेटर टेलीग्राम वाली बात मैंने यहाँ पे आपको बताई थी ना, उसके रिगार्डिंग की। मान लीजिए कि लेटर टेलीग्राम मंगाना है, उसके रिगार्डिंग को डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, लेटर अथॉरिटी या टेलीग्राफ अथॉरिटी, पोस्टल अथॉरिटी से चाहिए, तो उस केस में क्या प्रोसीजर रहेगा हमें 92 में उसी के बारे में बताना है। देखिए, अगर कोई डॉक्यूमेंट टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में, किसके पास है?
टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को या फिर सेशन कोर्ट को या फिर हाई कोर्ट को ये लगता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या इंक्वायरी के अंदर या ट्रायल के अंदर रिक्वायरमेंट है, वो पर्टिकुलर जो डॉक्यूमेंट है या वो पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जो कि टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास पड़ी है और उसकी रिक्वायरमेंट है, किस किस को लगता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लगता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है, सेशन कोर्ट के जज को लगता है या फिर हाई कोर्ट के जस्टिस को लगता है कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो वो चाहें तो इस जो पोस्टल अथॉरिटी या जो टेलीग्राफ अथॉरिटी है उनको एक ऑर्डर दे सकते हैं कि वो इस चीज को कोर्ट में डिलीवर करें। क्या करें? वो इस चीज को कोर्ट में डिलीवर करें। किसको ऑर्डर जाएगा? टेलीग्राफ अथॉरिटी को या फिर पोस्टल अथॉरिटी कह लीजिए। पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर जाएगा कि वो जो डॉक्यूमेंट है या वो जो पार्सल है या वो कोई भी जो आर्टिकल है वो आपको पेश करना पड़ेगा, जिसके पास पेश करने का कोर्ट डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी। दूसरी चीज, अगर कोई वही सेम डॉक्यूमेंट मैजिस्ट्रेट के ओपिनियन में, चाहे वो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हो चाहे वो आपका एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, दोनों ही मैजिस्ट्रेट कवर है यहाँ पे, या फिर आपके कमिश्नर ऑफ पुलिस के ओपिनियन में या फिर आपके डीएसपी साहब के ओपिनियन में लगता है कि भैया ये किसी पर्पस के लिए रिक्वायर्ड है और वो टेलीग्राफ पर्पस मतलब टेलीग्राफ अथॉरिटी उसको ढूंढ के ला सकती है, टेलीग्राफ अथॉरिटी उसको सर्च करके ढूंढ के उन्हें दे सकती है, तो वो उस केस में टेलीग्राफ अथॉरिटी को बोलेंगे कि भैया आप इसको ढूंढिए और आप इसको डिटेन करके अपने पास रखिए, इसको मेंटेन करके रखिए। ये है आपका सेक्शन 92 जो बात करता है कि कल को अगर कोई डॉक्यूमेंट या कोई पार्सल किसके पास है, टेलीग्राफ या पोस्टल अथॉरिटी के पास है, तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसको लेके 92 है। लेकिन 91 एक जनरल सेक्शन था, तो 91 के जो लास्ट में मैंने लिखवाया था कि 91 किस किस पे अप्लाई नहीं होता, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि टेलीग्राम लेटर या पार्सल या फिर टेलीग्राफ अथॉरिटी के पास जो अगर कोई सामान है तो उस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसका जो प्रोसीजर है वो आपके 92 के अंदर मेंशन है। अब चलते हैं 93 के ऊपर। 93 बात करता है कि कब सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। अगर कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव है कि 91 के अंदर जो समन है उसको भेजने के बाद भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अदालत में नहीं आएगा, कि 91 का समन इशू अगर हो भी गया तो भी जिस व्यक्ति को ऑर्डर देंगे ना वो अदालत में नहीं आएगा, या फिर 92 की जो रिक्विजिशन है जो अभी मैंने पार्सल अथॉरिटी वाला और जो टेलीग्राफ अथॉरिटी वाला बताया, इस रिक्विजिशन को माना नहीं जाएगा, तो कोर्ट उस केस में क्या करेगा, कोर्ट उस केस में 93 कहता है कि कोर्ट उस केस में सर्च वारंट इशू कर देगा। दूसरा रीजन, कोर्ट को पता ही नहीं है कि वो चीज किसके पोजीशन में है, नॉट नोन टू द कोर्ट अबाउट द पोजीशन। कोर्ट को पता ही नहीं है कि वो जो डॉक्यूमेंट या जो आर्टिकल है हमें ढूंढना है या हमें लेके आना है वो किसके पोजीशन में है, तो कोर्ट कैसे समन इशू कर सकता है? भाई समन किसी के नाम पे इशू होगा ना। अगर मान लो अदालत को ये पता है कि भाई भानु प्रताप के पास ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है, तो भानु प्रताप के नाम पे एक समन इशू हो जाता 91 का, और कोर्ट उसमें कहती कि भाई भानु प्रताप एक पर्टिकुलर तारीख पे आप आओ और अदालत में आके जमा कर दो। मगर अगर कोर्ट को वो जानकारी ही नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट भानु प्रताप के पास है, तो कोर्ट समन किसे इशू करेगी? तो इसीलिए उस केस में कोर्ट के पास ऑप्शन नहीं बचता और कोर्ट को फिर सर्च वारंट इशू करना पड़ता है, जिसके तहत पुलिस ऑफिसर जो होगा ना वो उस चीज को जाके ढूंढेगा, उस चीज की तलाश करेगा जहां पे उसको रीजनेबल बिलीफ है कि यहां पे ये चीज मिल सकती है। उसके अलावा कोर्ट को लगता है कि वारंट इशू करने से पर्पस सर्व हो जाएगा इंक्वायरी का, तो कोर्ट सर्च वारंट इशू कर सकती है। सर्च वारंट है, ये किसी को अरेस्ट करके नहीं लाना, हमें सामान ढूंढ के लाना है, ध्यान रखना। 92 में मैं सर्च वारंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। तो कोर्ट इस केस में सर्च वारंट इशू कर देगा, और जिसको सर्च वारंट इशू किया जाएगा, जिस व्यक्ति को पावर दी जाएगी कि भाई आप जाके ढूंढिए, वो व्यक्ति अपना फिर कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करेगा और सर्च वारंट को लेके जाएगा। अगर मान लीजिए कोर्ट एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई कर देती है वारंट के अंदर, कोर्ट उस सर्च वारंट के अंदर
एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई कर देती है। क्या कर देती है? सर्च वारंट के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफाई कर देती है। तो जो व्यक्ति उस वारंट को लेके गया है ना, द पर्सन टू हुम द सर्च वारंट हैज बीन इशूड टू एग्जीक्यूट द सर्च वारंट, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल ओनली सर्च द रिक्वायर्ड एंड द स्पेसिफाइड एरिया। वो उस मार्क्ड एरिया जो कोर्ट ने वारंट के अंदर मेंशन किया है, आप उससे ज्यादा, जो ऑफिसर जा रहा है ना वारंट एग्जीक्यूट करने, वारंट सर्च वारंट लेके, वो उससे ज्यादा सर्च वारंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये नहीं कि मान लीजिए सर्च वारंट बिल्डिंग, एक बिल्डिंग का है और वहां की अब 4 बिल्डिंग सर्च वारंट में ढूंढ के आ गया सर्च वारंट के नाम पे। नो, आप ऐसा नहीं कर सकते। एज अ पुलिस ऑफिसर आपको अधिकार ही नहीं है। उसके बाद अब सवाल आता है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सामान पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में है और आपको सर्च वारंट वो सामान ढूंढवाना है, तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, या तो डीएम का ऑर्डर चाहिए या तो सीजेएम का ऑर्डर चाहिए। सिंपल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से काम नहीं चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं दोबारा समझ लो। अगर कोई चीज, कोई पर्टिकुलर आर्टिकल, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पार्सल किसके पोजेशन में पड़ा हुआ है? पोस्टल अथॉरिटी के या टेलीग्राफ अथॉरिटी के पोजेशन में पड़ा हुआ है, तो वहां पे सिंपल मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से काम नहीं चलेगा सर्च वारंट में। वहां पे आपको या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन चाहिए या फिर आपको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, अगर दिल्ली है तो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का ऑथराइजेशन चाहिए। उसके बगैर आप पोस्टल या टेलीग्राफ अथॉरिटी के कस्टडी में रखे हुए सामान का सर्च के लिए सर्च वारंट इशू नहीं करवा सकते। ऑथराइज ही नहीं है। कौन से दो लोग करवाएंगे? डीएम या सीजेएम। और अगर दिल्ली है मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। चलिए, सर्च वारंट इशू करा दिया। अब क्या सर्च करेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। 94 में आ जाइए। सेक्शन 94। सेक्शन 94 कहता है कि अगर डीएम को, एसडीएम को या मजिस्ट्रेट को, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ध्यान रखना दिल्ली में तो फर्स्ट क्लास ही होते हैं मजिस्ट्रेट, उनको एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है, उनको एक इंफॉर्मेशन रिसीव होती है कि किसी जगह पे कोई ऐसा प्लेस है जहां पे स्टोलन प्रॉपर्टी या फिर ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल रखे गए या चुरा के छुपाए गए हैं। मतलब कि मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास पुलिस के थ्रू खबर आती है, सर एक ऐसी जगह जहाँ पे ना ये लोग ना, चोर जो थे ना, जो पिछले 3 महीने से चोरी कर रहे हैं, ये सारा सामान छुपा छुपा के ना इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में रख रहे हैं, इस पर्टिकुलर फ्लैट में, अपार्टमेंट में छुपा के रखा हुआ है इन लोगों ने। ऑब्जेक्शनेबल कौन कौन से ऑब्जेक्शनेबल प्रॉपर्टी है मैं बताता हूँ। ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर पता चलता है मजिस्ट्रेट को, एसडीएम को या डीएम को, तो ये लोग क्या करेंगे? ये एक वारंट इशू करेंगे। क्या करेंगे? वारंट इशू करेंगे और ऑथराइज करेंगे कांस्टेबल रैंक से अबव। ध्यान रखना, अबव कांस्टेबल रैंक के किसी भी पुलिस ऑफिसर को, शर्त ध्यान रखो, अबव कांस्टेबल रैंक के किसी भी पुलिस ऑफिसर को, किसी भी पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू करके, मतलब हेड कांस्टेबल हो सकता है, वो एएसआई हो सकता है, एसएचओ हो सकता है, एसआई हो सकता है, खुद डीएसपी साहब भी हो सकते हैं। मतलब कि कांस्टेबल रैंक से ऊपर किसी भी पुलिस ऑफिसर को वारंट इशू करके ऑथराइज कर दिया जाएगा कि उस जगह पे जाइए। पॉइंट नंबर 1 अब मैं बता रहा हूं। पहला क्या ऑथराइज किया जाएगा समझते हैं। टू एंटर सच प्लेस, उस जगह पे जाइए। पॉइंट नंबर 2, सर्च करिए। पॉइंट नंबर 3, अगर आपको कोई सामान मिलता है तो उसकी पोजेशन लीजिए। अगर आपको कोई चोरी वाला स्टोलन आर्टिकल या फिर आपको कोई ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिलता है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल मिलता है, क्या होता है वो बताता हूं मैं। आपको मिलता है तो आप उसको अपनी पोजेशन में लीजिए। दूसरा, आप उस आर्टिकल को मजिस्ट्रेट के पास भेजिए, कन्वे आर्टिकल टू मजिस्ट्रेट। या फिर उस सामान की तब तक रक्षा करिए जब तक आपने उस ऑफेंडर को मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं कर दिया या फिर उस आर्टिकल को किसी सेफ जगह पे नहीं रख दिया, तब तक आप उसकी गार्ड करिए, आप उसको गार्ड करिए, आप उसकी रक्षा करिए। क्योंकि आपने उसको अपने पोजीशन में लिया ना, तो उसको संभाल के रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप कल को उसको संभाल के नहीं रख पाए तो आपके ऊपर नेग्लिजेंस का चार्ज बन जाएगा। आप कौन? जो कांस्टेबल रैंक से ऊपर का पुलिस ऑफिसर वारंट लेके गया था ना उस जगह को ढूंढने के लिए, उसके ऊपर चार्ज बन जाएगा। इसीलिए ध्यान से। अगला, कस्टडी में उस हर व्यक्ति को लो जो ये सामान रखते हुए या सामान की पोजीशन के साथ पकड़ा गया है। ऑब्वियस सी बात है, आप पे इंडियन पिनल कोड में जो
पोजेशन ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी का जो चार्ज है ना, वो वाला चार्ज बनेगा जिस व्यक्ति को पकड़ा गया। सामान तो हम आपका हड़पेंगे ही, साथ के साथ हम आपको पकड़ेंगे भी। अब ये ऑब्जेक्शनेबल आइटम है क्या, वो भी समझ लेते हैं। क्या है ये ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल? सबसे पहला, काउंटरफीट कॉइन, नकली कॉइन, जाली कॉइन, फर्जी कॉइन, पीसेस ऑफ मेटल जो कि मेटल टोकन्स एक्ट के कंट्रावेंशन में बना हुआ है, मेटल टोकन्स एक्ट के कंट्रावेंशन में बना हुआ है। मतलब कि लेट सपोज कि आप ना किसी कंपनी के पास कोई पर्टिकुलर कॉइन्स है और उस कॉइन से एंट्री होती है, उस कॉइन, वो कॉइन बहुत इंपॉर्टेंट कॉइन है और आप वैसा कुछ मेटल, नकली मेटल बनाते हैं, काउंटरफीट मेटल बनाते हैं, तो वो चीज भी इसके अंदर आता है। तीसरा, काउंटरफीट करेंसी नोट्स और स्टैम्प, जाली स्टैम्प और जाली जो कागज वाले करेंसी है ना आपकी, वो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट, फोर्जरी से क्रिएट किया हुआ डॉक्यूमेंट, नकली चेक, नकली वसीहत, नकली पावर ऑफ अटॉर्नी, फॉल्स सील, जो ठप्पे होते हैं, नकली सील जो एक्चुअल कंपनी ने इशू नहीं किए हुए, आपने जाली बना रखे हैं, ये सारे के सारे आपके ऑब्जेक्शनेबल आइटम कहलाते हैं। इन पे ये वाला जो 94 है अप्लाई होता है और कोई भी व्यक्ति अगर खबर मिलती है कि इसके पोजीशन में है तो तुरंत वारंट इशू किया जाएगा इस सामान को वहां से रिकवर करने के लिए। सामान तो रिकवर करेंगे ही करेंगे, साथ में उस बंदे को भी कस्टडी में ले लेंगे। अब आते हैं सेक्शन 95 पे। इसके अलावा दो आइटम और रह गई है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट, जो अश्लील सामान होते हैं, जैसे ऑब्सीन पॉर्न मैगजीन हो गई आपकी, या फिर पॉर्न की सीडी हो गई आपकी, या पूरा सेटअप हो गया, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। या फिर कोई भी आर्टिकल या इंस्ट्रूमेंट जो ये ऊपर वाली चीजें बनाने में इस्तेमाल किया गया, मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी जिससे आपने नकली चीजें बनाई है, वो भी इसके अंदर आता है। नाउ सेक्शन 95, सेक्शन 95 कहता है कि जहां पे किसी न्यूज़पेपर में या किसी बुक में या किसी डॉक्यूमेंट पे कोई ऐसा मैटर प्रिंटेड है, कोई ऐसा मैटर प्रिंटेड है जो कि सिडिशियस है, जो कि ऑब्सीन है, जो कि सिडिशियस है, जिससे रायट फैल सकते हैं, कम्युनल हार्मनी डिस्ट्रॉय हो सकती है, कम्युनल हार्मनी डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई भी ऐसा मैटर आप छापते हैं, कोई भी दंगा करा देने वाला या अश्लील आइटम या फिर देश के खिलाफ बोलने वाला, अगर आप ऐसा कोई भी मैटर किसी भी किताब में, किसी भी अखबार में, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी पैम्पलेट पे छापते हैं, तो सरकार के पास अधिकार है कि सरकार आपका वो पर्टिकुलर चीज जो पुलिस ऑफिसर है वो सीज कर लेगा। पुलिस ऑफिसर आपका वो आर्टिकल क्या कर लेगा? सीज कर लेगा, ध्यान रखना। दूसरी चीज, मैजिस्ट्रेट वारंट इशू करेगा। वारंट यहां पे किसको इशू करेगा, ध्यान रखना, नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर, नॉट बिलो सब इंस्पेक्टर। पिछले सेक्शन में वारंट कांस्टेबल से ऊपर ही इशू हो गया था, मतलब हेड कांस्टेबल को, लेकिन इस वाले सेक्शन में हेड कांस्टेबल के पास पावर नहीं है वारंट एग्जीक्यूट करने का। यहां पे मिनिमम जो ऑफिसर की रैंक होनी चाहिए वो सब इंस्पेक्टर होना जरूरी है। 95 ऐसा कहता है। पर्पस क्या 95 का, कि आप अगर ऐसा कुछ छापते हैं जो देशद्रोह करा सकता है, जो कि दंगाई है, जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है, एक दूसरे के धर्म में लड़ाई हो सकती है, तो ऐसी चीजों को सरकार बढ़ावा नहीं देगी, सरकार उस पर इमीडिएट एक्शन लेगी। तो यही चीज है कि मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, अगर खबर मिलती है ऐसी तो वारंट इश्यू करेगा। मिनिमम सब इंस्पेक्टर होना चाहिए और वो बंदा इस चीज को अपनी पोजीशन में ले लेगा। अब सवाल आता है कि क्या आप इसके खिलाफ अपील कर सकते हो? मान लो आप कहते हो कि साहब मेरा जो मैटर है वो सिडिशियस नहीं है, मैं देश के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं लिख रहा, या मैंने अपने अखबार में, मैंने अपनी किताब में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिससे दंगा फैल जाए, आपने शायद मुझे मिसअंडरस्टैंड कर लिया, तो क्या आप अपील कर सकते हैं? तो लॉ कहता है 95 में आप अपील नहीं कर सकते, मगर हाँ 96 में मैंने मैटर तरीका बताया है, प्रोसेस बताया है, प्रोसीजर बताया है, आप 96 के अंदर अपील कर सकते हैं। ये जो 95 के रिगार्डिंग है ना, जो 95 में इशू मैंने आपको समझाया सेक्शन 95 में, इसके रिगार्डिंग अगर अपील करनी है तो आपको 96 का सहारा लेना पड़ेगा। 96 क्या है वो समझिए।
किसी भी व्यक्ति का उस न्यूज़पेपर या उस बुक के अंदर इंटरेस्ट है तो वो अपील कर सकता है विद इन 2 मंथ्स। कितना? विद इन 2 मंथ्स। अब वो कहां से 2 मंथ्स वो समझ लो। विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन in official gazette, in official gazette of such declaration। कि 95 के अंदर सरकार ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो एक डिक्लेरेशन इशू करती है। वो डिक्लेरेशन क्या होती है कि ये पर्टिकुलर अखबार पाया गया है, इसके अंदर कुछ ऐसी बातें लिखी है जो सिडिशियस है, जिससे कम्युनल हार्मनी बिगड़ सकती है, जिससे दंगे हो सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट होता है, वो नोटिफिकेशन इशू करती है। कौन से सेक्शन के अंदर? 95 सेक्शन के अंदर इशू करती है। तो अगर आपको अपील करनी है तो आप सबसे पहले अपील करेंगे हाई कोर्ट में। कहां? यहां पे अपील सिर्फ हाई कोर्ट में करी जाएगी 96 के अंदर। आप किसके खिलाफ अपील कर रहे हैं? 95 के उस बात के, उस नोटिफिकेशन, उस डिक्लेरेशन जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया, या जो स्टेट गवर्नमेंट आपका जो सीज करने का ऑर्डर भी पास करती है, या जो मजिस्ट्रेट आपका वारंट इशू कर रहा है कि वो सारा न्यूज़पेपर और किताब वगैरह सारा सीज कर लो, तो उसको अपने कस्टडी में ले लो, उसके खिलाफ आप अपील कर रहे हैं। आपके पास 2 महीने, मगर वो 2 महीने का वक्त शुरू कहां से है? जिस दिन राज्य सरकार अपने राजपत्र में, ऑफिशियल गजट में वो डिक्लेरेशन इशू कर देती है कि आपका जो मैटर है वो सिडिशियस है, आपका मैटर कम्युनल डिसहार्मनी, दंगे फैला सकता है, वो चीजें, तब उस केस के अंदर आपका 96 में आप अपील कर सकते हैं, आपके पास राइट है। दूसरा, ये जो अपील सुनी जाएगी ये 3 और मोर जजेस के द्वारा, ध्यान रखना, ये अपील सुनी जाएगी 3 और मोर जजेस के द्वारा, क्योंकि 95 ये चीज क्लियरली कहता है। तीसरा, आपको एविडेंस देना है कि आप कोर्ट में बोलोगे ना साहब कि मेरा जो मैटर है वो सिडिशियस नहीं है, तो एज एन एविडेंस आप कोर्ट के अंदर वो न्यूज़पेपर को एज अ प्रूफ दे सकते हो, या बुक को एज अ प्रूफ दे सकते हो। क्या आप, जज साहब आप पढ़ लीजिए, आप पढ़ के आप खुद बताइए, आप खुद डिसाइड करिए, आप एज अ प्रूफ दे सकते हो। और कोर्ट को अगर लगता है कि भैया नहीं, वहाँ पे जो न्यूज़पेपर के अंदर बात छपी है वो इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसमें कोई सिडिशियस मैटर नहीं है, तो कोर्ट जो डिक्लेरेशन है फोर फीचर का उसको सेट असाइड कर देगी। वो जो डिक्लेरेशन जिसको आपने चैलेंज किया है ना यहाँ पे 96 के अंदर, कोर्ट उसको सेट असाइड कर देगी। और सेट असाइड करने के बाद कोर्ट आपको बोलेगी कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका फोरफिट नहीं करवा रहे। तो अगर मान लीजिए आपका मैटर 3 जजेस है, तो 3 जजेस में डिसाइड कैसे किया जाएगा? मेजोरिटी से डिसाइड किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 3 के 3 जजेस आपके लिए हाँ करें, मेजोरिटी डिसाइड हो जाएगा। बात क्लियर? अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर कौन कौन से सेक्शन कवर है यहाँ पे, क्योंकि आपने कहानी तो बता दी सिडिशन वगैरह वगैरह, लेकिन आईपीसी के कौन कौन से सेक्शन कवर है? तो सेक्शन 95 में ये जो डिक्लेरेशन है वो आपका सेक्शन 124 ए के रिगार्डिंग, सेक्शन 153 ए के रिगार्डिंग, 153 बी के रिगार्डिंग, सेक्शन 292 के रिगार्डिंग ऑब्सीन ऑब्जेक्ट वाला, सेक्शन 293 के रिगार्डिंग, सेक्शन 295 ए के रिगार्डिंग, ये 6 सेक्शन, इनके रिगार्डिंग अगर कुछ भी अट्रैक्ट हो जाता है तो डिक्लेरेशन इशू होता है। ये 6 सेक्शन याद रखना। ये कहाँ लिखे हैं 6 सेक्शन? 95 के अंदर लिखे हैं। कौन डिक्लेरेशन इशू करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब चलते हैं 97 पे। देखिए सेक्शन 97, सेक्शन 97 कहता है कि अगर कोई बंदा रॉन्गफुली कन्फाइंड है, मतलब किसी को आपने पकड़ के रख लिया है और वो रॉन्गफुली रखा, मतलब लीगल प्रोसेस में नहीं रखा, आपके पास प्रॉपर ना वारंट था अरेस्ट करने का, आप उसको पकड़ के रख लिया है, और डीएम को या एसडीएम को, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, या फिर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, रॉन्गफुली कन्फाइन करके रखा गया उसे, तो ये लोग यहाँ पे 97 में सर्च वारंट इशू कर देंगे और उसको ढूंढ के लाया जाएगा, और अगर वो मिल जाएगा तो मिल के उसे मजिस्ट्रेट के सामने अपीयर कराया जाएगा। 97 में बस इतना ही। मोटा मोटा क्या समझना है 97 में? कि किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, इन तीनों लोगों में से किसी को फर्क पड़ गया, मतलब इनको खबर मिलती है कि भैया किसी जगह पे किसी व्यक्ति को छुपा के कन्फाइन किया गया, इलीगली डिटेन किया हुआ है, तो वहां पे मजिस्ट्रेट एक सर्च वारंट इशू करेगा और पुलिस ऑफिसर को बोलेगा जाओ भाई इनको ढूंढ के लाओ, और ढूंढ के लाते ही हमारे सामने पेश करो, बस इतना ही है। अब 98 पे आ जाते हैं। 98 है पावर
टू कंपेल restoration, power to compel restoration of abducted females, of abducted females. देखिए ये सेक्शन क्या कह रहा है कि अगर कोई कंप्लेंट आई है ऑन ओथ, ध्यान रखना एफिडेविट फाइल करके, किसी की वैलिड कंप्लेंट आई है और कंप्लेंट किसके रिगार्डिंग है कि किसी वुमेन को एब्डक्ट कर लिया गया है, किसी वुमेन को अनलॉफुल डिटेन किया गया है, अनलॉफुल डिटेन किया गया है किसी वुमेन को, ठीक है, या फिर कोई अंडर 18 की वुमेन है, अंडर 18 की लड़की है जिसको अनलॉफुल पर्पस के लिए उठा के ले जाया गया है, तो इन सारे केसेस में आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या फिर आपका फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ये तुरंत ऑर्डर करेंगे कि इनको तुरंत रीस्टोर कराओ, इनको तुरंत छुड़वाओ, इनको तुरंत वहां पे एट लिबर्टी सेट करो, इनको फ्री कराओ और इनको आज़ाद कराओ। दूसरी चीज़ कि जो भी इनके लॉफुल गार्जियन है उनके चार्ज में इनको डालो, उनके पास इनको पहुंचाओ और फटाफट जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल इस ऑर्डर को कंप्लाई किया जाएगा, इस ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। 98 यही चीज़ कहता है। अब आते हैं 99। सेक्शन 99 कुछ ज़्यादा नहीं कहता। सेक्शन 99 कहता है कि आपके जो प्रोविजंस हैं आपके वारंट के या फिर आपके जो सर्च वारंट के प्रोविजंस हैं, तो ये सारे सर्च वारंट पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सेक्शन 70, सेक्शन 72, 74, 77, 78, ये सारे मैंने सेक्शंस करा रखे हैं। आप मेरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वारंट वाले सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। ये सारे जो सेक्शन हैं ये सारे सर्च वारंट वाले, जो अभी मैंने सर्च वारंट आपको पढ़ाया ना 93, 94, 95, 97 में, ये सारे प्रोविजन उस पर अप्लाई होते हैं कि वारंट के जो रूल है ना वो सारे वारंट के रूल यहाँ के सर्च वारंट पे भी अप्लाई हो जाते हैं। नाउ लास्ट सेक्शन 100, आज का लास्ट सेक्शन, पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च। देखिए सर्च वारंट करते करते मैं एक ऐसी जगह पे पहुंचा जो जगह बंद है, लेकिन वो बंद है तो किसी के पावर में होगी ना, किसी के कंट्रोल में, किसी के पोजीशन में वो प्रॉपर्टी होगी ना। तो भैया मुझे वो जगह ढूंढनी है और मुझे जांच करनी है कि वहां को छुपा तो नहीं है, या फिर मुझे कोई डॉक्यूमेंट वहां पे ढूंढना है। तो जिसकी वो जगह है, जो भी बंदा इंचार्ज है उस प्रॉपर्टी का, वो मुझे अलाउ करेगा फ्री इनग्रेस। क्या अलाउ करेगा? फ्री इनग्रेस, मतलब एंट्री अलाउ करेगा उस जगह को ढूंढने की, उस जगह में मुझे जो चीज़ चाहिए, जो मेरे को सर्च वारंट जिस पर्पस के लिए मैं लेके गया हूँ, उस जगह में मुझे वो ढूंढने की प्रॉपर सारी रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। वर्ड लिख लो, रीजनेबल फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरी चीज, अगर उसने फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी तो फिर मेरे को सेक्शन 47 में जैसे दरवाजा तोड़ के, गेट तोड़ के, कुंडी तोड़ के घुसने का मेरे पास है, पुलिस ऑफिसर के रूप में मेरे पास ये पावर है, फिर मेरे को वो करना पड़ेगा। सीधा मतलब ये है कि भाई आपकी प्रॉपर्टी, आपको बोल रहा हूँ मेरे को प्रॉपर्टी में सर्च वारंट लेके आया हूँ, मुझे ढूंढना है, सामान ढूंढना है या किसी बंदे को पकड़ना है, आप अगर नहीं करने दे रहे तो मुझे दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। सीआईडी में आपने देखा होगा, दया दरवाजा तोड़ दो, तो वो चीज हो जाती है यहाँ पे। वही चीज सेक्शन 100 कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा कि अगर वहां पे कोई फीमेल है और उसको आप सर्च कर रहे हो और आपको लगता है कि उसने कोई आर्टिकल छुपा रखा है, तो आपको डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरी चीज, अगर वहां पे कोई मेल है और उसने कोई आर्टिकल, आपको सस्पेक्शन है, आप सस्पेक्टेड हो कि उसने कोई सामान छुपा रखा है जो चीज आप ढूंढने आए हो, तो उस केस के अंदर आप उसको सर्च कर सकते हो। सेक्शन 100 बस इतना ही कहता है, जिसके साथ आपकी आज की जो क्लास है वो रैप अप हो गई। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये 16वां पार्ट था मेरा सीआरपीसी का। थैंक यू सो मच गाइस।